कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान आइलैंड दिखाया जाता है जहां एक खुफिया लैब में कुछ ड्रग डीलर्स छुपकर इलीगल तरीके से नशा बना रहे होते हैं। ये सब लोग कुछ केमिकल्स को मिक्स करके एक बहुत ही खतरनाक किस्म का नशा बना रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने काम को अंजाम देते तभी वहां उन पर पुलिस का छापा पड़ जाता है, जिससे बचकर वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच एक आदमी डर की वजह से वो बना सारा केमिकल एक नदी के रास्ते बहा देता है। वो केमिकल पूरी नदी में फैल जाता है और उस जहरीले केमिकल के फैलते ही वहां सब क्रोकोडाइल बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदलना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी न्यूज पर भी ये खबर फैल जाती है कि हर आए दिन उस आइलैंड से दर्जनों लोग गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि जो भी उस आइलैंड पर घूमने जाता वो मॉन्स्टर क्रोकोडाइल उन्हें वहीं पर जान से मार डालते। इसके बाद हमें एक स्टूडेंट काइल दिखाई जाती है जो एक बायोलॉजी की स्टूडेंट थी। क्लास में उसकी टीचर उन्हें उसी क्रोकोडाइल के बारे में बता रही थी जो उसी आइलैंड का बादशाह होता है। वो टीचर उन्हें उसके मुंह पर लगे एक निशान के बारे में बताती है, क्योंकि यही वो उन मॉन्स्टर क्रोकोडाइल्स का लीडर था। काइल क्लास लेकर सीधा बाहर आती है जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे, जो उसे यहाँ से उसी आइलैंड पर ले जाने के लिए आए हुए थे, क्योंकि काइल अपने भाई की कुछ एशेज मतलब हड्डियों को उस आइलैंड पर बहाने के लिए जाने वाली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका भाई एक स्टोर में कुछ गुंडों के हाथों मारा गया था। उसके भाई ने ही मरने से पहले उसे उसकी हड्डियों को उस आइलैंड पर बहाने के लिए कहा था। इसके बाद वो सब उसी खतरनाक आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। कुछ ही आगे आने पर वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। काइल गाड़ी से उतरकर अपने लिए पानी लेने के लिए आती है। वहाँ उसे एक न्यूज़पेपर लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर उसी आइलैंड के बारे में लिखा था। उस न्यूज़पेपर में सब लोगों को उस आइलैंड की तरफ जाने से मना किया गया था, क्योंकि वहाँ वो मॉन्स्टर क्रोकोडाइल सबको मारते जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले काइल कुछ और समझ पाती, तभी वहाँ उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो आगे आकर देखती है तो वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी उसे उस आइलैंड की तरफ जाने से मना करता है और एक अजीब सा इशारा करते हुए कहता है कि अगर गलती से भी वहाँ चले गए तो वो तुम सबको मार डालेगा। लेकिन काइल को आगे से कुछ भी समझ नहीं आती, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो सब फिर से उसी आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो अपनी गाड़ी लेकर एक एयरपोर्ट पर आते हैं जहाँ पायलट उन्हें बताता है कि जहाज में थोड़ा मसला है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, हम आराम से अपने सफर तक पहुँच जाएंगे। वो अपना जहाज स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। सब शांति से आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ एक आदमी जोर जोर से अपने मोबाइल पर बातें करने लगता है, लेकिन काफी मना करने के बावजूद भी वो आदमी बाज नहीं आता, इसलिए वहाँ एक आदमी उस पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी वो जहाज एक दरख्त से टकरा जाता है, जिससे उस जहाज के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और वो जहाज नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये देखकर सब लोगों के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। सब लोगों की सांसें वहाँ अटक जाती हैं। वो जहाज पायलट से बेकाबू हो जाता है, जिससे वो जहाज जंगल के बीच एक नदी में तबाह हो जाता है। जहाज गिरते ही वो सब लोग उस नदी के अंदर डूब जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से उस नदी में पानी कम था और वो डूबने से बच जाते हैं। उनका वो जहाज पूरी तरह तबाह हो चुका था और अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो सब जैसे तैसे करके पानी से बाहर आते हैं। उस जहाज के गिरने के दौरान एक लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई थी, इसलिए वो पायलट उसके जख्म पर पट्टी कर देता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जहाज का को पायलट उनके बीच मौजूद नहीं है। वो उसे जोर जोर से चीखते हुए पुकारता है और इसी दौरान वो देखता है तो वो को पायलट पानी के बीच फंसा हुआ था। वो पायलट उसे निकालने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले वो उसे वहाँ से बचाते। तभी पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल निकलकर उसे अपने अंदर निगल जाता है और उस पायलट को वहीं पर चीर फाड़ कर खा जाता है। ये देख डर से बाकी लोग उल्टे पैर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो अपने सामने को पायलट को मरते देखकर अपने होश ही खो बैठते हैं, इसलिए सब लोग वहाँ से अपना सब सामान बैग में डालकर वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। इधर एक लड़की एलिस को जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचती है जहां ढेर सारे उन्हीं क्रोकोडाइल के अंडे पड़े हुए थे, क्योंकि उसे पता था कि इन अंडों की कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो लालच में आकर उन सब अंडों को अपने बैग में डाल लेती है। इसके बाद वो सब वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें रात हो जाती है, इसलिए वो उसी जंगल के अंदर रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनका ये फैसला उनकी जान लेने वाला है। वो सब वहाँ गहरी नींद में डूब जाते हैं और इसी बीच एक आदमी अपने मोबाइल में सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसका मोबाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। वो उसे ढूंढते हुए झाड़ियों के अंदर चला जाता है। वो आदमी मोबाइल पर किसी को कॉल करता है। वो कॉल करने में इतना गुम हो जाता
जाता है कि उसने नीचे ध्यान ही नहीं दिया और तभी अचानक एक क्रोकोडाइल उसे अपने मुंह के अंदर दबोचकर मार डालता है। सुबह होते ही सब लोग उसकी बॉडी को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब उनकी जान खतरे में पड़ चुकी थी। पायलट उसकी बॉडी को देखकर समझ जाता है और सबको बताता है कि ये क्रोकोडाइल किसी को खाते नहीं है, बल्कि जो कोई भी उनके शिकार में फंस जाए वो उसे जिंदा मार डालते हैं क्योंकि अब उनकी भूख पूरी हो चुकी है। जो भी उनके जाल में फंसता जा रहा है वो उसे मारते जा रहे हैं, इसलिए अब ये किसी को नहीं खाते बल्कि उसे जान से मार डालते हैं। पायलट उन्हें बताता है कि ये सब क्रोकोडाइल का लीडर है और इसका नाम क्रिस्टीना है, जिसके चेहरे पर एक निशान लगा हुआ है और ये पायलट उसी निशान के बारे में बता रहा था जो उस दिन काइल को वो आदमी बता रहा था। मतलब उस आदमी ने बिल्कुल सही कहा था, जिसे सुनकर काइल के अंदर डर बढ़ने लगता है। तभी काइल को वहाँ दूर एक घर दिखाई देता है, इसलिए वो सब उसी घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। बढ़ते बढ़ते वो एकदम से रुक जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इसी दौरान काइल को वहाँ बहुत सारे क्रोकोडाइल्स के मोह नजर आ जाते हैं जो अपने शिकार के लिए घात लगाए बैठे थे। काइल उन्हें एक साथ चुपचाप पीछे भागने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल वहाँ खड़ी एक औरत को घसीटता हुआ जंगल के बीच ले जाता है और इसी दौरान वहाँ बहुत सारे क्रोकोडाइल बाहर निकलकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो सब जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागते हुए सीधा उसी घर के अंदर घुस जाते हैं। वो जैसे ही अंदर जाते हैं पीछे से एक लड़की की टांग को वो क्रोकोडाइल पकड़ लेता है। वो सब भी किसी तरह करके उस लड़की को अंदर खींच लेते हैं और तुरंत उस घर का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर क्रोकोडाइल अपना जोर लगाकर दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करता है। आगे से वो सब भी जल्दी से दरवाजे पर कुछ लकड़ियां रखकर उसे पूरी तरह बंद कर देते हैं और आखिरकार उनकी जान बच ही जाती है। बाहर वो क्रोकोडाइल उस औरत को चीर फाड़ कर खत्म कर डालते हैं। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वो वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होते ही वहाँ एक लड़का काइल को एक मैप दिखाता है जो उसे उसी घर से मिला था। वो उसे बताता है कि इस मैप के मुताबिक यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बिल्डिंग है, अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो शायद हमें कुछ मदद मिल जाए जिससे हम रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सकें। लेकिन काइल की वही दोस्त उससे मना कर देती है कि मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि हमारे पीछे वो क्रोकोडाइल हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अगर हम इस घर से एक कदम भी बाहर गए तो वो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आगे से वो पायलट भी उसे किसी तरह करके मनाता है कि हमें यहाँ से किसी भी सूरत बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम सब यहाँ फंस जाएंगे और वो क्रोकोडाइल हमें एक के बाद एक जान से मार डालेंगे। लेकिन फिर भी वो लड़की उसे बाहर जाने से मना कर देती है, इसलिए वो पायलट सबसे वोट कराता है और ज्यादातर लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जाने से पहले काइल उन सबको बताती है कि अगर उन क्रोकोडाइल ने किसी पर हमला कर दिया तो वो मौके पर ही उसकी आंख पर वार करके उससे बचा जा सकता है। काइल उनसे कहती है कि क्रोकोडाइल के पूरे 80 दांत होते हैं, अगर कोई पकड़ा गया तो वो उसे खाने में 80 सेकंड से भी कम टाइम में अंदर निकल जाएगा और अगर किसी को वो क्रोकोडाइल एक बार अपने अंदर निकल गया तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। इसके बाद वो सभी आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। वो उस मैप को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उनके सामने एक नदी थी। काइल सबसे कहती है कि हम इस नदी को पार करके दूसरी तरफ जाएंगे और उसके कुछ ही आगे वो बिल्डिंग है जिस तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे। वो उनसे कहती है कि हमें एक राफ्ट यानी कश्ती की जरूरत होगी, तभी हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। लेकिन आगे से उसकी दोस्त उस पर गुस्से होती है कि पागल हो, इस नदी के अंदर अगर हम चले गए तो हम वापस कभी नहीं आ पाएंगे, वो क्रोकोडाइल हमें जान से मार देंगे। लेकिन काइल उन्हें बताती है कि अभी गर्मी की वजह से वो क्रोकोडाइल बाहर नहीं आएंगे क्योंकि वो अपने आप को ठंडा रखने के लिए जरूर गहराई में होंगे और इसका फायदा उठाकर हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ये सुनकर वो सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और एक छोटी सी कश्ती बनाने लगते हैं। वो सब बहुत सारी लकड़ियों को आपस में जोड़कर एक कश्ती तैयार कर लेते हैं। वो उस कश्ती पर बैठे ही थे, तभी जंगल के बीच से बहुत सारे वो मॉन्स्टर क्रोकोडाइल उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो सब जल्दी से अपनी कश्ती को आगे ले जाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो सब लोग वहाँ से आगे जाते तभी वही लड़की जिसका पैर जख्मी था वो पानी के अंदर कूद जाती है क्योंकि अब वो यहाँ से आगे और नहीं चल सकती थी। इसलिए वो अपने दोस्तों पर बोझ बनने की बजाय खुद को कुर्बान कर देती है। उसका शौहर उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाने ही वाला था, तभी वो पायलट उसे रोक लेता है क्योंकि वो क्रोकोडाइल उसके करीब आ चुके थे और इसी दौरान वो क्रोकोडाइल मौके पर ही उसे चीर फाड़ कर रख देते हैं। उसका शौहर ये देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो सब अपनी कश्ती जैसे तैसे करके उसी घर के पास पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही उन्हें वहां पड़े बहुत सारे गोलियों के शेल मिलते हैं। वहां उन्हें बहुत सारा खून और कुछ गैलन मिलते हैं। मतलब
ये लोग उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां उस दिन पुलिस ने छापा मारा था, जो उन आतंकवादियों का अड्डा था। और ये गैलन भी उसी केमिकल के थे जो उस दिन नदी के अंदर बहते ही उस नदी के सब क्रोकोडाइल जानलेवा मॉन्स्टर में बदल चुके थे। इधर उस पायलट को भी समझ आ जाती है कि यहाँ कुछ तो हमला जरूर हुआ है, क्योंकि बहुत सारी गोलियां और खून यही बता रहा था कि यहाँ पहले कोई गलत काम किया जा रहा था। लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पायलट सब लोगों को 2 हिस्सों में एक टीम बना देता है ताकि सब इस घर की पूरी छानबीन करें और रेडियो या कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे वो यहाँ रेस्क्यू टीम को मदद के लिए बुला सके। वो सब 2 हिस्सों में उस घर की छानबीन शुरू कर देते हैं। वहाँ उन्हें हर तरफ खून ही खून दिखाई देता है। इधर वो पायलट और कायल की दोस्त ऊपर एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ आते ही वो पायलट उस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही जान की परवाह थी। वो उनका साथ देने की बजाय उल्टा उन्हें गलत बोलती, इसलिए पायलट के अंदर उसके लिए रहम नहीं रहा और वह मौका देखते ही उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। लेकिन गिरते समय वो लड़की भी एक लोहे को कस कर पकड़ लेती है। वो उससे माफिया मांगकर अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन इससे पहले पायलट उसे ऊपर खींचता। अचानक ऊपर से एक क्रोकोडाइल आकर उस पायलट को अपने मुंह में बेरहमी से दबोचकर वहां से ले जाता है। वो लड़की वहां जोर जोर से चीखने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और जैसे तैसे करके वो सब उसकी जान बचा लेते हैं। वो सब एक जगह पर पहुंचते हैं जहां उसी जहरीले केमिकल में सब क्रोकोडाइल छुपे हुए थे। मतलब उन क्रोकोडाइल को वो केमिकल पसंद आ चुका था, यानी वो सब उस केमिकल के आदी हो गए थे, जिसकी वजह से सब क्रोकोडाइल वहां छुपे हुए थे। इसी दौरान काइल को सामने कंट्रोल रूम दिख जाता है जहां रेडियो पड़ा हुआ था, इसीलिए अब वो सब उस रूम तक जाना चाहते थे क्योंकि उनके पास ये एक आखिरी मौका था इस खतरनाक जगह से बाहर निकलने का। लेकिन उनके आगे उनकी मौत उनका इंतजार कर रही थी। अगर उन क्रोकोडाइल को उनकी जरा भी भनक लग गई तो वो सब उनको जान से मार डालने वाले थे। अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो उस कमरे तक जाने का फैसला करते हैं। सबसे पहले कायल धीरे धीरे अपनी सांसें रोकती हुई आगे बढ़ती है। सब एक के बाद एक उस कमरे की तरफ आ जाते हैं, लेकिन आखिर में उनका एक दोस्त रहता था। वो जैसे ही आगे आता है वहाँ उसका पैर उन क्रोकोडाइल के रखे अंडों के घोंसले से टकरा जाता है, जिसे देख उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि वो सब क्रोकोडाइल नींद से उठ चुके थे और अब वो उनकी खुराक बनने वाला था। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तभी वो क्रोकोडाइल उसका मुंह अपने अंदर दबोच लेता है। ये देख बाकी दोस्तों के होश ही उड़ जाते हैं। वो तुरंत उस कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं। वो सब जल्दी से उस दरवाजे के आगे कुछ सामान रख देते हैं ताकि वो क्रोकोडाइल अंदर न घुस सके। इधर काइल जल्दी से रेडियो पर रेस्क्यू वालों को अपनी लोकेशन बताती है, लेकिन इससे पहले वो रेस्क्यू वाले उसे कोई जवाब देते मौके पर ही वहाँ से सिग्नल कट हो जाते हैं। इसी दौरान वहाँ उन्हें एक और दरवाजा मिल जाता है जो पीछे की तरफ जाता था। वो जैसे ही वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं, बदकिस्मती से उनके सामने से वही खतरनाक क्रोकोडाइल क्रिस्टिना जो सबका सरदार था वो आ जाता है, जिसके मुंह पर वही निशान लगा हुआ था। ये देखकर उनके रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी एलिस उसके पास जाकर अपने बैग से उसके वही अंडे निकालती है जो उस दिन उसने जंगल से चुराए थे। एलिस वो अंडा उसे दिखाकर उसका ध्यान भटकाती है, लेकिन अब वो क्रोकोडाइल पूरी तरह गुस्से में आ चुका था और अचानक वो उसका पूरा हाथ अपने नुकीले दांतों के अंदर दबोच कर उसे दीवार के साथ जोर से दे मारता है, जिससे एलिस वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मौके पर ही कायल उस पर गोली चला देती है, जिससे उसका ध्यान उसकी तरफ आ जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो तीनों वहां से बाहर भाग निकलते हैं। वो क्रोकोडाइल अब कायल की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वो कायल को मार डालता तभी कायल रेंगते हुए सीधा एक लकड़ी को उसकी आंख पर दे मारती है और वो क्रोकोडाइल अपनी आंख से अंधा हो जाता है, जिससे उसका ध्यान उसकी तरफ से हट जाता है। उस क्रोकोडाइल का ध्यान हटते ही कायल जल्दी से ऊपर रखा केमिकल नीचे गिरा देती है और मौके पर वो अपने लाइटर को जलाकर वहाँ केमिकल पर फेंक देती है, जिससे वहाँ आग भड़क जाती है और आग के भड़कते ही वो क्रोकोडाइल वहीं पर जलकर राख हो जाता है। वो सब जल्दी से भाग कर बाहर आते हैं। जैसे ही वो भाग कर आते हैं वहाँ उनके सामने वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है। मतलब रेडियो पर उनकी आवाज सुन ली गई थी। उस हेलीकॉप्टर को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसके बाद सीन कट होता है और हमें कायल दिखाई जाती है जो अपने भाई की हड्डियां लेकर दूसरे आइलैंड पर बहाने के लिए आती है। वो उन हड्डियों को बहाकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके भाई की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मूवी खत्म होने के बाद हमें वही खतरनाक आइलैंड बेओ दिखाया जाता है जहां उसी घर के अंदर अभी भी वो पायलट जिंदा था। मतलब खुशकिस्मती से वो उस क्रोकोडाइल से बच निकला था, लेकिन क्रोकोडाइल के काटने पर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।